अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान। फार्म डी थर्ड प्रो फार्माकोलॉजी 2 का ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा, जो कि कॉन्टीन्यूएशन है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ को ट्रीट करने की जो ड्रग्स हैं। ऑल्दो ये मेरी जो सीरीज़ है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग्स पे है, बट जो स्पेसिफिक हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो CNS में न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ की फार्माकोलॉजी, उनकी ड्रग्स। उसमें भी हमने पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने नहीं देखा, वो कार्ड्स पे शो हो रहा होगा, वो लेक्चर लाजमी देखे। हमने पढ़ा था पार्किंसन डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, जो मैंने डायग्राम्स और आपको ये एनाटॉमी के ज़रिए आपको समझाई थी। तो ये लाजमी आपने समझना है, इसको लाजमी कंसीडर करना है, क्योंकि जब तक ये चीज़, ये पाथवे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे आपको समझ नहीं आएगी, तब तक आपको इसकी ड्रग्स की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, मैकेनिज्म्स है, वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट्स विद पार्किंसन डिजीज़। सो पार्किंसन डिजीज, इट इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, ये एक लाइन में इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और जितनी भी न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज होती हैं वो स्लोली प्रोग्रेस करती हैं, चाहे अल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, ALS हो। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है, जो कि करेक्टराइज होती है ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया। ट्रेमर क्यों, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर यहाँ पर हमने बात की थी कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं। जब ये डीजनरेट होंगे, डोपामीन ना D1 रिसेप्टर पे ना D2 रिसेप्टर पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा हो जाएगा। मैं बात करूँ, एसिटाइल कोलिन जो है वो पीछे से प्रोड्यूस सेम अमाउंट में हो रहा होगा, बट डोपामीन उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक बैलेंस डिस्टर्ब होगा डोपामीन और एसिटाइल कोलिन में। डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से, और एसिटाइल कोलिन का लेवल उस जगह पर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू डोपामीन, जिसकी वजह से हमें ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। ट्रेमर्स एसिटाइल कोलिन के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से मिलते हैं। ठीक है, मसल आपके रिजिड हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट आपकी हो जाएगी, मूवमेंट स्लो हो जाएगी, या एकाइनेसिया, कभी कभार मूवमेंट होगी नहीं। आप कोई चीज़ पकड़ना चाहेंगे, अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो आपका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा। ये अल्जाइमर, ये पार्किंसन का लास्ट स्टेज होता है। दिस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय डॉक्टर जेम्स पार्किंसन इन 1817 एज शेकिंग पालसी। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री थी। इसको शेकिंग पालसी कहा जाता था, क्योंकि इसमें हैंड्स, जो आपके हैंड्स होते हैं, तो वो ट्रेमर्स की वजह से शेक होते थे। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मैंने जिस तरह से पहले ही बताया था कि एसोसिएटेड विद डी पिगमेंटेशन, ये वर्ड आपने यूज करना है, बाय द सब्सटेंस ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, और वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे? डोपामिनर्जिक, जो डोपामिन को प्रोड्यूस करेंगे। इनपुट टू बेजल गैंग्लिया, अब ये जो एनाटॉमी मैंने बताई थी सारी बेजल गैंग्लिया की थी। सब्सटेंशिया नाइग्रा के जो न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रक्ट होंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन की वजह से बेजल गैंग्लिया का पूरा फंक्शन डिस्टर्ब होगा, जो कि रिलेटेड टू मूवमेंट है, जो कि रिलेटेड टू मोटर फंक्शंस है। इसमें मैंने आपको पूटामैन बताया, लेंटिफॉर्म, कॉर्टिकल न्यूक्लियर, कॉर्डेट, ठीक है, ग्लोबस पैलिडस के बारे में बताया था। तो ये सारे आपने याद रखने हैं, इनको आप यहाँ पर नाम भी ले सकते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। In Parkinsonism, the loss of dopaminergic neuron in the substantia nigra results in the imbalance between। अब यहाँ पर हमने बात की डोपामीन और एसिटाइलकोलिन की, लेकिन जब ये दो लेवल डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से तीसरा लेवल जो कि गैबा का है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन वाले जो है वो है गैबार्जिक न्यूरॉन्स। गैबार्जिक न्यूरॉन्स जो है उनके लेवल की वजह से जो है यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन होती है, सॉरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लीड टू इम्बैलेंस बिटवीन एसिटाइलकोलिन, डोपामीन एंड गैबा। तो ये बात आपने याद रखनी है। विच रिजल्ट्स इन ट्रेमर, ठीक है, ब्रेडिकाइनेसिया एक्सेट्रा। एबनॉर्मल एग्रीगेट्स, अब तीसरी बात जो पैथोफिजियोलॉजी में बताई है मैंने, वो एबनॉर्मल एग्रीगेट्स। नई रिसर्च के मुताबिक अल्फा साइन्यूक्लिन, जिनको लियोई बॉडीज भी कहते हैं, ये एक्यूमुलेट हो सकती हैं बाय अननोन रीजन। ठीक है, और वो एक्यूमुलेशन की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी करवाती है, न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। तो अब हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज की बात की जाए, इस डायग्राम को देखकर आपको ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पता लग जाएंगी कि डोपामीन का लेवल कम है तो हम डोपामीन एनालॉग्स, डोपामीन एगनिस्ट, डोपामीन को इनडायरेक्टली इंक्रीज करने वाली ड्रग्स देंगे। एंजाइम्स को, जो एंजाइमिक सिस्टम को जो है इनहिबिट करके जो है डोपामीन का लेवल इंक्रीज करेंगे, या एसिटाइल कोलिन यहाँ पर को एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस दे देंगे। तो ये मैंने डोपामीन की क्लासिफिकेशन और एसिटाइलकोलिन की क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये आपको साफ पता लग रहा है कि डोपामीन अगर हम देंगे तो यहाँ पर हमारा डोपामीन पूरा हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। डोपामीन एगनिस्ट देंगे तो भी। अब कॉम्ट इनहिबिटर्स क्या होते हैं?
MAO B इनहिबिटर्स क्या होते हैं, हाँ ये हम इससे पहले जो है हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना पड़ेगा कि मैकेनिज्म क्या है इन ड्रग्स का, ठीक है, और बेसिकली डोपामिन बनता किस तरह है हमारे न्यूरॉन्स में। तो नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है ये बेसिकली नोट्स है मेरे, ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है एक ट्रांसपोर्टर होता है। अब सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, ये है क्या चीज़, ये है न्यूरॉन एक, ठीक है, जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा का है। ये एसिटाइल कोलिन का न्यूरॉन, जो कि कहाँ से आ रहा है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ये मैंने आपको बताया था, ये आ रहा है कॉर्टिकल न्यूरॉन से, कॉर्टिकल न्यूक्लियाई से, जिसको हम कॉर्डेट न्यूक्लियस कहते हैं। और ये स्ट्राइएटल न्यूरॉन है, स्ट्राइएटल न्यूरॉन जो डोपामीन का, ये D1 रिसेप्टर पे स्ट्राइएटल न्यूरॉन, तीन, एक सब्सटेंशिया नाइग्रा से आ रहा है, एक स्ट्राइएटल न्यूरॉन जो पहले से मौजूद है गैबा का, ठीक है, और डोपामीन रिसेप्टर्स जहाँ पर एक्ट करेंगे, डोपामीन एक्ट करेगा वो रिसेप्टर्स, और ऊपर से एसिटाइलकोलिन का भी आ रहा है। तो ये तीन है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर ग्लूटामेट भी एक्ट करेगा, उसका मैंने अभी नहीं शो किया, बट अभी हम चलते हैं डोपामीन बनता किस तरह। जिस तरह से आपने कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन पढ़ा था, एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन पढ़ा था, अब ये हम पढ़ रहे हैं डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर होता है, यहाँ से टायरोसिन ब्लड से इनटेक होता है एक्टिवली। टायरोसिन जब यहाँ पर आ जाएगा न्यूरॉन के अंदर, तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज से एक्ट होकर ये डायरेक्टली एल डोपा में तब्दील हो जाएगा, लीवोडोपा में, ठीक है। लीवोडोपा फर्दर डोपामीन में कन्वर्ट होगा बाय डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज डोपामीन में एल डोपा का डोपामीन में कन्वर्ट करने के बाद डोपामीन रहेगा नहीं फ्री फॉर्म में, सेफ हो जाएगा वेजिकल फॉर्म में। अब वेजिकल फॉर्म में सेफ हो गया तो एक्शन पोटेंशियल रन होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ जब रन होगा तो कैल्शियम का फास्ट इन्फ्लक्स होगा। फास्ट इन्फ्लक्स की वजह से डोपामीन जो है वो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा वेजिकल से, और डोपामीन अपने वेजिकल से बाहर आ गया तो यहाँ पर डोपामीन फ्यूज होकर जब बाहर आएगा तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जमा हो जाएगा। तो ये डोपामीन जो है बेसिकली ये नॉर्मल डोपामीन है, ये एक्ट करेगा D1 या D2 लाइक रिसेप्टर्स में, इनडायरेक्ट पाथवे में D2, डायरेक्ट पाथवे में D1, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, डोपामीन यहाँ पर रहता नहीं है, वो रीअपटेक DRT डोपामीन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर से वापस अंदर भी चला जाता है अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाए नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। अगर ये अंदर चला जाता है तो अंदर डिग्रेड भी हो जाता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, सॉरी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, ये मोनोअमीन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, और ये बी टाइप है, मींस ये बी टाइप वो होते हैं जो कि न्यूरॉन के अंदर होते हैं और डोपामीन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये इसको डिग्रेड करने के बाद इनएक्टिव डोपामीन में तब्दील कर देते हैं ताकि डोपामीन का लेवल ज्यादा ना हो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये न्यूरॉन है सब्सटेंशिया नाइग्रा का, ठीक है। फिर इसके बाद एक एंजाइम बाहर भी होता है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये मिथाइल का ट्रांसफर करता है कैटिकोलामीन्स में, डोपामीन इज अ कैटिकोलामीन, ठीक है, मोनोमाइन है। तो ये इसको पैकमैन बनाया हुआ, ये इसी डोपामीन को कट करेगा, ठीक है, उसके मिथाइल ट्रांसफर करेगा और क्या करेगा 3 मिथाइल टायरामीन में कन्वर्ट कर देगा, 3 मिथॉक्सी टायरामीन, ठीक है, जो कि इनएक्टिव है, मेटाबोलाइट है, 3 MTB कहते हैं इसको। ये इनएक्टिव बना, ये इनएक्टिव बना, डोपामीन का लेवल बैलेंस हो गया, ठीक है, न्यूरॉन में, और D1 D2 रिसेप्टर पे ज्यादा देर डोपामीन बाइंड नहीं करेगा, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। अब होता क्या है, डोपामीन का लेवल कम हो गया, यहाँ पर डोपामीन का लेवल कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी इन द केस ऑफ व्हेन सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं। मैं यहाँ से ड्रॉ भी कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूरॉन जो है बेसिकली ये खत्म हो गया, ठीक है, डीजनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा, इस जगह पर डोपामीन का लेवल कम हो गया। अब इस लेवल को ज़्यादा करना है, इस लेवल को ज़्यादा करने के बहुत से तरीके हैं। एक तो ये कि मैं इस एंजाइम को रोक दूं, इस एंजाइम का इनहिबिटर दे दूं, ठीक है, आई कैन गिव इनहिबिटर, ठीक है, नेगेटिव से मैंने शो किया है। मैं इस एंजाइम का इनहिबिटर दे दूं, ठीक है, तो तब भी क्या होगा, मेरे पास डोपामीन का लेवल कम, डोपामीन का लेवल कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो या मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली एल डोपा ट्रांसफर कर सकता हूँ ताकि जो ये वाला स्टेप है ये खत्म हो जाए और डायरेक्टली एल डोपा में डोपामीन बन जाए और डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाए और D1 या D2 टाइप रिसेप्टर्स पे इसका एक्शन ज़्यादा हो, और उससे क्या हो, डोपामीन की जो कमी है वो पूरी हो जाए पार्किंसन में। तो ये सारे स्टेप्स मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो यही मैंने लिख दिए हैं, एल डोपा दे सकता हूँ, डोपामीन एगनिस्ट दे सकता हूँ D1 D2 रिसेप्टर पे जो डायरेक्टली एक्ट करे यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है।
या मैं कॉम्ट इनिबिटर दे सकता हूँ या मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी इनिबिटर्स, यहाँ बी का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो ये थी एक स्कीम मेजर। अब हम इसकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो सिंपली क्लासिफिकेशन में क्या आता है, क्लासिफिकेशन में मैं दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक डोपामिनर्जिक एजेंट्स, ठीक है, और एक कोलिनर्जिक एजेंट्स, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक देंगे क्योंकि कोलिनर्जिक जो है यहाँ पर हमने लेवल को कम करना है, और मैंने एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की बात की थी यहाँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी। कोलिनर्जिक एस्टरेज हम तब देते हैं जब एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा करना हो। हम यहाँ पर एंटी कोलिनर्जिक्स देंगे, ठीक है, जो या तो ब्लॉक करेंगे रिसेप्टर या इनडायरेक्टली कोलिन एसिटाइल कोलिन का लेवल कम करेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन आपने इस तरह ही लिखनी है, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले डोपामिन एनालॉग्स की बात करें, जिसमें कार्बिडोपा या लीवोडोपा। लीवोडोपा हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, ये एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है। लीवोडोपा क्यों नहीं दे सकते, आइए मैं बताता हूँ, ठीक है। लीवोडोपा हम इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर लीवोडोपा अगर ब्लड में आएगा तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज ब्लड में भी होता है और काउंट ब्लड में भी होता है। ये एल डोपा को फॉरन 3 ओ मिथाइल डोपा में तब्दील कर देगा और एल डोपा को डोपामीन में ब्लड में ही कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से डोपामीन जब ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें क्या इश्यूज देखने को मिलेंगे। हमारा जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी डोपामीन की वजह से, रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से, डोपामीन की वजह से। तो ये सारे हमें इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि अनडिजायर हैं, जो कि साइड इफेक्ट्स में आ जाएंगे। डोपामीन का एक्चुअल इफेक्ट हमें न्यूरॉन के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। और अब एल डोपा की जगह फिर हम एल डोपा के साथ हम देते हैं कार्बिडोपा प्लस सी डोपा, ठीक है। अब उसकी क्या वजह, उसकी यही वजह है कि कार्बिडोपा इस, यहां पर मैंने लिखा हुआ है डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, तो फिर एल डोपा लीवोडोपा सीधा जाता है न्यूरॉन के अंदर। तो ये एक स्कीम थी, मैंने आपको समझा दी। फिर डोपामिन एनालॉग्स हो गए कंप्लीट। फिर हम चलते हैं मोनोअमाइन बी इनहिबिटर्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैंने गलती की छोटी सी, ये आपने नहीं करनी। यहाँ पर MAO है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। मैंने यहाँ पर लिखा होगा मोनो ऑक्सीडेज अमाइन इनहिबिटर MO, यहाँ पर A लिख देगा, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर भी जो है मोनो अमाइन AO, ठीक है, ये लिख देगा। सेलिजिलीन, ठीक है, रेजाजिलीन, सिफिनामाइड, ठीक है, सिफिनामाइड। तो ये तीन क्या ड्रग्स करेंगी, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करके डोपामीन का लेवल जो है उस जगह पर उस रिसेप्टर्स पे ज़्यादा कर देंगी, जो कि ज़रूरी है पार्किंसन में, पार्किंसन को ट्रीट करने में। फिर आता है एक ड्रग कॉम्ट इनहिबिटर वाली क्लास, ठीक है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, जिसके अंदर एंटाकेपोन, टैल केपोन, जिसमें से टॉल केपोन ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ज़्यादा जल्दी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, ठीक है। तो इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास है एमेंटाडीन, जो कि एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एनएमडी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ग्लूटामेट लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूटामेट इंपैक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी में बताया था, यहाँ पर ग्लूटामेट का भी एक न्यूरॉन है ये। तो इसके लिए हम देते हैं यहाँ पर एमेंटाडीन, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग यहाँ पर यूज हो रही है, जो कि हेल्पफुल साबित हुई है काफ़ी रिसर्च के बाद कि इसको हम पार्किंसन में दे सकते हैं। देन उसके बाद एक क्लासिफिकेशन आती है डोपामीन में, डोपामीन एगनिस्ट, एर्गेट डेरिवेटिव्स, ठीक है, और नॉन एर्गेट। एर्गेट एक फंगस होती है, एर्गोटामीन, फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा, उसके अंदर से एर्गोटामीन को निकाला जाता है। एर्गोटामीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फार्माकोग्नोसी में। अगर नहीं पढ़ा वो आप पढ़ें, वो इंपॉर्टेंट है। इंडोल लाइक अल्केलाइड्स में आता है, ये अल्केलाइड्स है। तो एर्गोट जो है ये एक फंगस से ड्राइव होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया करके इस तरह है, आई थिंक सो, क्लेविसिपिटेसी, ठीक है, उसकी फैमिली है। तो उसके अंदर से ब्रोमोक्रिप्टीन D2 में एक्ट करती है, ठीक है, ड्रग। फिर पेरगोलाइड है, ठीक है, ये जो है ये नॉन एर्गेट है, जो कि एर्गोटामीन से ड्राइव होती है। फिर नॉन एर्गेट प्रेमीपेक्सोल, रोपेरिनिरोल और एपोमॉर्फिन। अब ये D2 D1 रिसेप्टर की जो कहानी थी मैंने पहले बता दी, या D1 हो या D2 हो, इनका दोनों का मेजर इफेक्ट जो है वो पार्किंसन को ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैंने आपको मैकेनिज्म बताए, ठीक है, और पार्किंसन का इंट्रोडक्शन बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल पढ़ेंगे सारी ड्रग्स की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको सारी ड्रग्स की डिटेल बताऊंगा और पेपर में किस तरह से आपने लिखना है।
स्टे ट्यून्ड विद मी, नेक्स्ट लेक्चर के लिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नहीं आपके पास ग्रुप नहीं है तो मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट करें कि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है या रजिस्टर पे ज़्यादा बेस्ट है। जज़ाकल्लाह।